ओके, तो मैं अब क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि मैं कौन हूं, क्योंकि आप लोग को पता रहना चाहिए कि जो आपका टीचर है वो कौन है, कहां पर है, क्या काम कर रहा है। मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र सिंह है। मैं क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट हूं, चंदन हॉस्पिटल लखनऊ में। और सबसे पहले आप देखिए, जो पहला पीपीटी हमारा है वो है यूथ ऑफ मेडिकोज। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मैं चीफ एडवाइजर हूं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो माइल्ड और मॉडरेट जो कोविड डिजीज होती है उसके बारे में हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। यानी कि ये जो पूरा हम लोग एक प्लान कर रहे हैं, वो प्लान किस लिए कर रहे हैं? ये प्लान इसलिए कर रहे हैं कि वो पेशेंट जो घर पर ठीक हो सकते हैं उनको हॉस्पिटल ना आना पड़े, या वो पेशेंट जो सही टाइम पे यदि हम उनको मेडिकेशन हमने दे दिया तो मॉडरेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे या सीवियर डिजीज में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, उनके लिए पूरा ये टीचिंग मॉड्यूल है। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, या पीपीटी भी मिल जाएगी, और नोट्स बनाना चाहेंगे तो नोट्स भी बनाइएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जो ये कोविड-19 वायरस है, ये लगभग 1/3 पेशेंट्स में, 1/3 पेशेंट में यदि इसका इन्फेक्शन हो भी जाए तो कोई भी सिम्टम डेवलप नहीं होता पेशेंट को। यानी ये पता भी नहीं चलता कि उसके बॉडी में ये वायरस आया भी है या नहीं आया है, और कुछ दिनों में धीरे धीरे अपने आप जो बॉडी है उसका इम्यूनिटी सिस्टम इसको हटा देता है। तो ऐसे केसेज यानी 33% जो केसेज होते हैं जिसमें कि किसी तरह का कोई भी सिम्टम डेवलप नहीं होता। अब आते हैं कोर्स ऑफ डिजीज पे। देखिए, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल डिजीज है। अनप्रेडिक्टेबल डिजीज इस रूप में है कि इस वायरस को आने में, हमारे बॉडी में ये वायरस आया और पहला सिम्टम देने में ये 3 डेज टू 2 वीक्स तक कोई भी टाइम ले सकता है। यानी कि वायरस के हम संपर्क में आए और हमारे बॉडी में इसके जो लक्षण हैं वो डेवलप होने में जो है वो 3-4 दिन से लेकर के 14 दिन तक लग सकता है। इसको प्रैक्टिकल जो बात है मैं वो आपको बता रहा हूं। और जो 7 डेज यानी कि पहला जो सिम्टम आया, वायरस की एंट्री हुई, वायरस ने प्रोलिफरेट किया, वायरस के प्रोलिफरेशन के बाद जो पहला सिम्टम आया, उस सिम्टम से आप 7 दिन बाद का जो टाइम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उस 7 दिन को भी +-2 में आप कर लीजिए। यानी कि फर्स्ट सिम्टम से 5वें दिन से लेकर के 9वां दिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसी में सबसे ज्यादा मॉनिटरिंग करनी होती है। तीसरा पॉइंट आप लोग देख रहे हैं क्या है कि जो डिस्निया होता है, डिस्निया का मतलब क्या है? सांस लेने में तकलीफ होती है पेशेंट को, मरीज को घुटन महसूस होने लगे, मरीज को ऐसा लगे कि सांस नहीं पूरी हो पा रही है, मरीज को ऐसा लगने लगे कि जैसे मैं सांस को अंदर तक ले ही नहीं जा पा रहा हूं। यदि वो प्रयास भी कर रहा है तो उसको लग रहा है कि जैसे सांस एक लिमिट के बाद रुक जा रही है, जितना वो पहले फेफड़े को भर सकता था नहीं भर पा रहा है। तो इस कंडीशन को, सांस लेने में तकलीफ है, सांस पूरी नहीं ले पा रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या उसको सांस लेने के बाद भी घुटन महसूस हो रही है, इस परिस्थिति को हम डिस्निया कहते हैं। और ये औसतन जो होता है, फिर मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा है? 5वें से लेकर 9वां दिन जो होता है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। तो जो सिम्टम जिस दिन पहला आया उसके 5वें दिन से मॉनिटरिंग बहुत ही जरूरी है, ये हम सबको मालूम होना चाहिए। यानी कि किसी पेशेंट का हमारे पास फोन आया तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? हमारा पहला क्वेश्चन पेशेंट से ये होना चाहिए कि जो पहला लक्षण, आपके जो पेशेंट होंगे वो रूरल एरियाज के होंगे तो उनकी भाषा में आपको बात करना पड़ेगा। तो उनसे आप पूछेंगे कि आपको जो पहला लक्षण आया वो कितने दिन पहले आया। यदि वो लक्षण कहता है कि 5 दिन पहले आया है तो आप तुरंत सीरियस हो जाना है और उस पेशेंट को कुछ ज्यादा समय बाकी पेशेंट की तुलना में देना है। ठीक है, अब आते हैं कि रिकवरी में कितना टाइम लगता है। रिकवरी इसका बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ पेशेंट 1 सप्ताह में ठीक हो रहे हैं, कुछ पेशेंट 2 सप्ताह में। यदि हम एवरेज रिकवरी की बात करें, जो एवरेज रिकवरी हमारे पेशेंट की हो रही है वो 3 वीक्स में हो रही है, जो मॉडरेट टू सीवियर है। और जो माइल्ड डिजीज के पेशेंट हैं वो 7 to 10 डेज में हो रही है। लेकिन पेशेंट में कुछ सिम्टम बहुत ज्यादा वो शिकायत करते हैं। कोविड, पोस्ट कोविड के बाद जो मसल में फटीग है, यानी कि तुरंत थकावट लगना, ये मरीज बहुत बताते हैं कि बहुत भयानक थकावट हो रही है शरीर में। दूसरा चीज वो ये बताते हैं कि जैसे पसलियों में कफ चिपक गया है। एग्जैक्टली जो बोलते हैं वो कहते हैं कि हमारी जो पसली है
उसमें कफ चिपक गया और हम खांसते हैं तो वो निकलता नहीं है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि ड्राई कफ या आ रहा होता है। क्योंकि क्या है कि जो प्लूरा है, जो लंग्स है, वो इन्फ्लेम्ड है, उसमें प्रदाह हो चुका है, जिस कारण की जब वो रिकवरी फेज में होता है तो फाइब्रोसिस हो रहा होता है या जो भी प्रोसेस चल रहा होता है, उसकी वजह से जो नर्व इंडिंग होती है वो इरिटेट होती है रहती है। उस जो इरिटेट नर्व इंडिंग होती है वो ऐसा मैसेज भेजती है जैसे कि बलगम चिपका हुआ है या कहते हैं कफ चिपका हुआ है। तो ऐसे पेशेंट को में परेशान नहीं होना, उनको यही कहना है कि आपको जो भी सिम्टम है आप थोड़ा धैर्य रखिए, 2 से 3 सप्ताह या 3 सप्ताह एग्जैक्टली आप बोलिए, वो ठीक हो जाएगा। और जो सीवियर पेशेंट है उनमें कितना टाइम लगेगा ये कोई नहीं बता सकता। कुछ पेशेंट में 1 महीना, कुछ पेशेंट में 2 महीना और पूरी तरह से रिकवर होने में 3 महीना लग सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम ये देखते हैं कि हम कोविड-19 को आइडेंटिफाई कैसे कर पाए, जो माइल्ड केसेज हैं, जो हल्के प्रकार के जो केसेज हैं, उनको हम कैसे जान पाए। उसको एक सामान्य भाषा में कहें, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, नाक बहना, शरीर दर्द, सिर दर्द, और जो सबसे स्पेसिफिक सिम्टम है वो क्या है, स्वाद नहीं आ रहा है, खाने में स्वाद का पता नहीं चल रहा है और गंध भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो म्यूकोसा है, नेजल म्यूकोसा है, 18,000 दिए थे। जो नेजल म्यूकोसा है वो डैमेज हो जाती है। तो पेशेंट में ये सारे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, नाक बहना, सर दर्द, बदन दर्द, और जो एक विशेष बात है वो क्या है, इस बार जो वायरस आया है, जो न्यू वायरस का जो स्ट्रेन आया है इंडिया में, उसको हम क्या कहते हैं, B1617, B1617, ये नया स्ट्रेन है। इसमें पेट में ऐठन और डायरिया हो रहा है। तो आपके पास कोई भी मरीज फोन करके बताए कि सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, शरीर दर्द है, सर दर्द है, नाक बह रहा है, बदन दर्द है, थकावट है, पेट में ऐठन है, दस्त है, स्वाद नहीं पहचान पा रहे, गंध नहीं ले पा रहे हैं, तो आप तुरंत इस बात को समझ जाइए कि ये जो लक्षण हैं वो माइल्ड कोविड के लक्षण हैं। और जब पेशेंट आपको फोन करके बात बताता है तो दूसरी चीज, मैं बार बार इसको बताया हूं लोगों को, आपके सामने मैं फिर से रख रहा हूं कि ऐसे पेशेंट गांव के जो होते हैं प्रायः विडाल टेस्ट करा लेते हैं, टाइफाइड का टेस्ट करा लेते हैं। और मैं कम से कम ऐसे 4 से 5 पेशेंट को जानता हूं जो कि विडाल टेस्ट करा के टाइफाइड का ट्रीटमेंट लेते रहे और अंत में वो सीवियर डिजीज में लैंड हो गए और उनकी डेथ हो गई। तो गांव में जो मरीज है वो प्रायः टाइफाइड का इलाज कराते रहते हैं, क्योंकि वो टाइफाइड ही जानते हैं, टाइफाइड की ही जांच होती है। तो कोई भी मरीज जैसे कहे कि विडाल पॉजिटिव है, आपको ये समझाना है कि जो कोविड-19 का वायरस है इसकी क्रॉस रिएक्टिविटी होती है विडाल के साथ। इसलिए ऐसे पेशेंट में चाहे आईजीएम टाइफाइड पॉजिटिव आ जाए या विडाल पॉजिटिव आए, उसके बावजूद भी आपको ये समझाना है कि आपको टाइफाइड का ट्रीटमेंट नहीं लेना है, बल्कि कोविड-19 समझ करके अपने आप को ठीक रखना है। दूसरी चीज, जैसे एक 30 ईयर के मेल में या फीमेल में ये सारे सिम्टम हैं और एक पेशेंट ऐसा है जिसमें कोई कोमोर्बिडिटी है या अन्य बीमारियों से वो ग्रस्त है, तो क्या दोनों में हाई रिस्क में लैंड करने की संभावना उतनी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो जब पेशेंट हमारे पास आए तो हमें ये पूछना होगा कि उनका एज क्या है। किसी का एज यदि 60 साल से ज्यादा है तो ऐसे लोगों में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे पेशेंट में सीवियर डिजीज होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। यदि किसी को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, किसी को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, हाइपरटेंशन यानी है, या किसी को डायबिटीज मेलाइटस है, या कोई ऐसी, जैसे फॉर एग्जांपल मैस्थीनिया ग्रेविस मान लीजिए किसी को है और वो स्टेरॉइड पहले से ही ले रहा है तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, या किसी को गठिया की दिक्कत है, वो ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेशन ले रहा है तो उसमें ऑलरेडी इम्यूनिटी डाउन है, तो ये सारे जो पेशेंट हमारे होते हैं वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं। किसी पेशेंट को लंग्स की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम में जैसे क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, आजमा जिसे कहते हैं, सीओपीडी हो सकता है। ये सब यदि कोई दिक्कत है या कोई क्रोनिक किडनी डिजीज यानी किसी भी मेजर ऑर्गन का आप चलिए, यानी सबसे पहले हार्ट में कोई दिक्कत है तो भी दिक्कत हो सकती है, ब्लड प्रेशर की कोई दिक्कत है तब भी वो सीवियर डिजीज में जा सकता है, उसको शुगर की दिक्कत है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, या फिर ओबेसिटी है या मोटापा है। यदि ये सारे चीज हैं तो ऐसे पेशेंट में हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो जब ऐसे पेशेंट हमसे बात करें तो हमें पूछना चाहिए कि आपको कोई और बीमारी तो नहीं है। एज तो हम पूछ लेंगे, एज पेशेंट बताता है, लेकिन हमें ये जरूर पूछना है कि साथ में कोई और बीमारी तो नहीं है। मरीज कई बार नहीं बता पाते, तो दूसरा क्वेश्चन आपका होना चाहिए क्या,
कि कोई दवा आप लंबे समय से तो नहीं ले रहे हैं, तो वो बताएगा हाँ ये, क्योंकि दवा से जब वो नॉर्मल हो जाते हैं तो उसको वो डिजीज नहीं मानते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, जो माइल्ड केसेज, जैसे हमने सबसे पहले क्या जाना कि माइल्ड केसेज को हमें पहचानना कैसे है, और जो माइल्ड केसेज जो सीवियर और या मॉडरेट में लैंड करने की जिनकी संभावना ज्यादा है उनको हम कैसे पहचानेंगे। अब हम आते हैं कि जब माइल्ड केसेज है, यदि हम ऑलरेडी हमारे हॉस्पिटल में इतना ज्यादा बर्डन है, इतनी मारामारी चल रही है, तो ऐसे पेशेंट को, क्योंकि हम सभी जो है वो क्या है, टेली कंसल्टेंट है। टेली कंसल्टेंट का काम क्या है कि हम दूर बैठ करके ही पेशेंट की अधिकतम सहायता कर पाए, पेशेंट को हॉस्पिटल जाना ही ना पड़े। ऐसी कंडीशन के लिए हम पेशेंट को होम केयर के लिए दवाएं बताते हैं और घर पर क्या क्या चीजें करनी है वो सारी बातें भी हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो पेशेंट होम केयर को चूज करते हैं या हम उनको बताते हैं कि आपका माइल्ड केस है, आपको होम केयर में रहना है या घर पे रहना है, तो सबसे पहला चीज क्या बताना है, सबसे पहला चीज ये बताना है कि आप अपने आप को एक कमरे में रखें, अन्य लोगों से न मिलें। दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फीवर काफी ज्यादा होता है, रिस्पिरेटरी रेट काफी ज्यादा होता है, ऐसी कंडीशन में बॉडी से वेपर बहुत ज्यादा रिलीज होता है और ये इन पेशेंट में डिहाइड्रेशन हो जाता है और डायरिया भी काफी कॉमनली देखा गया है। तो ऐसे पेशेंट में हमें बताना है कि 4 से 4.5 लीटर पानी पीना है। अब पानी के बजाय हमें क्या बोलना है कि तरल पदार्थ लेने हैं या लिक्विड डाइट लेना है। तो 4 से 4.5 लीटर किसी को आप पानी पीने को कहेंगे तो वो पी सकता है क्या, उसको दिक्कत हो सकती है। और दूसरी बात क्या है, जो टेस्ट फटीग हो सकता है, एक ही जैसा वो चीज खाएगा पिएगा तो टेस्ट फटीग हो जाएगा। तो हमें पेशेंट को ऑप्शन अपने मुंह से बताने हैं, ऐसा नहीं मान के चलना है कि पेशेंट को समझ में आ रहा है, क्योंकि पेशेंट किसी भी जगह का हो सकता है। तो आपको बताना है कि आपको पानी पीना है, बीच में काढ़ा पीना है, सूप पीना है, जूस पीना है, आपको और जो तरल पदार्थ हो सकते हैं उसको लेना है, लेकिन ये इनमें से कोई भी चीज रेफ्रिजरेटर का यूज नहीं होना चाहिए। या तो ये गुनगुना हो, यानी कि लगभग 50 to 60 डिग्री सेल्सियस का हो, उसका इंटेक करना है, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर का। जूस ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर का ले सकते हैं। और यहाँ पर आयुर्वेद के भी स्टूडेंट हैं, वो जानते हैं कि जो दही है, जो मट्ठा है, उसको नहीं लेना है, वो कहीं ना कहीं जो होता है और ज्यादा इरिटेशन पैदा करके खांसी कराता है। तो फ्लूइड जो है उसके बारे में सबसे, यानी कि सबसे पहला चीज आपको बताना है कि आप अपने आप को अलग कर लें। दूसरा चीज बताना है कि अपना फ्लूइड इंटेक बढ़ाइए। फ्लूइड यदि घटेगा बॉडी में तो दूसरी चीज क्या होगी, वही साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन, जो सारे केमिकल हैं वो कम वाटर में यदि आ जाएंगे तो उनमें रिएक्शन होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी और उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जब किसी चीज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो रिएक्शन भी ज्यादा होगा। तो फ्लूइड इंटेक बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात हमें क्या बतानी है, स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन के बारे में ये बताना है कि कम से कम 2 से 3 बार, मरीज को आप 3 से 4 बार बताएंगे तब मरीज 2 बार करेगा। आपको ये बताना है कि कम से कम 3 से 4 बार आपको जो है भाप लेना है। और मरीज गांव में ऐसे भी हो सकते हैं कि भाप कैसे लें, तो भाप लेने का तरीका ये है कि आप ये बता देंगे कि किसी चूल्हे पर आप किसी कटोरे को या कोई बर्तन को रख करके जब पानी उबलने लगे तो एक कपड़ा डाल लीजिए और उसको धीरे 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 लेते रहिए। तीसरी चीज ये हो गई स्टीम इनहेलेशन। चौथा चीज क्या है, क्योंकि ये सारा जो प्रॉब्लम हो रही है वो कहाँ हो रही है, वो जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है उधर हो रही है और स्वेलिंग हो गया। तो उस स्वेलिंग को कैसे हटाएं, उस स्वेलिंग को हटाने के लिए ये है कि यदि हम हाइपर ऑस्मोटिक सोल्यूशन वहां पर डालेंगे तो जो सेल से पानी है वो बाहर निकल कर आएगा और सेल की स्वेलिंग घट जाएगी। तो साल्ट वाटर गार्गल, आम भाषा में क्या कहेंगे कि नमक पानी, गुनगुने नमक पानी, एग्जैक्टली यही आप गुनगुना शब्द लगाना जरूरी है। गुनगुने नमक पानी से गलारा करना है 2 से 3 बार। मरीज ये सब जानते हैं लेकिन फिर भी आपको ये बातें बतानी होंगी। पांचवी बात क्या आपको जाननी है कि जिन मरीजों की अलग अलग बीमारियों के लिए पहले से ही इलाज चल रहा है उसकी दवाएं नहीं छोड़नी है। क्रोनिक डिजीज है, किसी को टीबी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को आजमा है, किसी को कैंसर है, ये तमाम अलग अलग बीमारियां हैं। उनके लिए जो है जो ड्रग है वो छोड़े ना, ये जरूर बताना है और उसको लगातार लेते रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है,
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेशेंट से आप अच्छे से बात करें, उनको आप आशा दें, निराशा मत दें। उनको आप कहिए कि आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। ये बातें 2 बार 4 बार आपको रिपीट करना है, इससे मरीज रिलैक्स होता है। एक आम व्यक्ति भी यही बात बोलता है और एक डॉक्टर बोलता है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। इस बात को आपको समझना होगा और इसको समझ करके आपको उसको काउंसलिंग करना पड़ेगा। कहना होगा कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जो बातें बताई हैं उसको करते रहिए, अधिकांश मरीज हमारे ठीक हो जाते हैं। ये सब बातें आपको बतानी है। उसके बाद हम आते हैं मेडिकेशन पे। मेडिकेशन में अब लगभग आप सब लोगों को रट गया होगा, क्योंकि सबने अपने घर पर या अगल बगल या आसपास ऐसे मरीजों को देखा है या ट्रीट किया है, या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम इन बातों को पहले से जानते हैं। फिर भी आपको याद हो जाए इसके लिए मैं यहाँ पे दोहरा रहा हूं। सबसे पहले क्या है, आइवरमेक्टिन टेबलेट। देखिए लिखा हुआ है आइवरमेक्टिन का 12 मिलीग्राम का जो डोज है, रात में खाने के 1 घंटे बाद, डे 1, डे 2 और डे 3, यानी पहले दिन, दूसरे और तीसरे दिन रात में खाने के 1 घंटे बाद ठीक ठाक मात्रा में पानी के साथ लेना है। पानी इसके साथ थोड़ा ज्यादा लेते हैं। आइवरमेक्टिन का 12 मिलीग्राम का डोज डे 1 पे, यानी जिस दिन आपको फोन आया उस दिन कहा कि आप आज लीजिए, कल लीजिए और परसों लीजिए। फिर मरीज पूछते हैं उसके बाद कब लें, तो फिर आपको बताना है कि उसके बाद 7-7 दिन के गैप पर लेना है आइवरमेक्टिन। क्योंकि आइवरमेक्टिन का रोल केवल यहाँ पर डिजीज के दौरान नहीं है, बल्कि डिजीज के प्रिवेंशन में, प्रोफाइलेक्सिस में भी है। तो आइवरमेक्टिन 3 दिन लगातार देना है, फिर 1 वीक के डिफरेंस पे देना है। तो आइवरमेक्टिन की डोज 12 मिलीग्राम हो गई। आप सभी एक बात आप ध्यान रखिए कि आपको टेली कंसल्टेंट के तौर पर पीडियाट्रिक केसेज को और प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं ट्रीट करना है। तो ये जो सारी बातें बताई जा रही हैं वो पीडियाट्रिक केसेज के लिए और नॉन पीडियाट्रिक, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के लिए बताई जा रही हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है, एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट है, जिसका 500 मिलीग्राम का डोज आप 3 दिन से 5 दिन तक, यहाँ 3 दिन लिखा है लेकिन आप 3 दिन से 5 दिन तक दे सकते हैं। लेकिन कई बार दिक्कत तब आती है जब पेशेंट आपके पास आकर कहता है कि हमारा विडाल टेस्ट पॉजिटिव है, आप तो हमें कोरोना बता रहे हैं। तो हमें मान लेते हैं कि क्या टाइफाइड देश से खत्म हो गया? नहीं, नहीं खत्म हुआ, टाइफाइड भी हो सकता है। यदि ये कंडीशन हम मान लें कि टाइफाइड भी हो सकता है, डायरिया के साथ मान लीजिए, तो कुछ नहीं करना है आपको। बस एजिथ्रोमाइसिन जो 1 टेबलेट आप दे रहे थे, पहले दिन 2 टेबलेट एक साथ कर दीजिए, बाकी बचे हुए 4 दिन आप 1-1 टेबलेट कर दीजिए। तो वो आप टाइफाइड को भी आपने कवर कर लिया और आपने साथ ही साथ कोविड को कवर कर लिया। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डॉक्सीसाइक्लिन पर आते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन के लिए 100 मिलीग्राम का टेबलेट, 100 मिलीग्राम का टेबलेट जो है आपको देना है। 1 गोली आप बताएंगे सुबह देना है, 1 गोली देना है शाम को। और देखिए इसमें जो लिखा हुआ उससे इतर जो प्रैक्टिकल बातें हैं उसको मैं बताता हूं। एजिथ्रोमाइसिन आप 3 दिन भी दे सकते हैं, 5 दिन भी दे सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन को रिप्लेस करके आप डॉक्सीसाइक्लिन भी दे सकते हैं सुबह शाम। आप चाहे तो केवल एजिथ्रोमाइसिन जब खत्म हो गया, मान लीजिए एजिथ्रोमाइसिन आपने डे 1 चलाया, डे 2 चलाया, डे 3 चलाया, डे 4 और डे 5 आपने चला के बंद कर दिया, उसके बाद आप डॉक्सीसाइक्लिन पर शिफ्ट हो सकते हैं। तो आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन तो एंटीबायोटिक ड्रग है और ये जो डिजीज है ये तो एंटीवायरल है, फिर इसका क्या रोल है? तो एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन का जो रोल हम यहां पर यूज करते हैं वो है इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट पहला, और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यानी कि एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन का एंटीवायरल रोल है, कैसे? इम्यूनोमॉड्यूलेशन करके। और दूसरा क्या इफेक्ट है कि जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं, वो भी सारे जो बैक्टीरिया होते हैं एजिथ्रो के लिए सेंसिटिव होते हैं, डॉक्सी के लिए सेंसिटिव होते हैं, इसलिए उसका यूज है। चौथी दवा हमें क्या बतानी है, जिसको आप सभी लोग जानते हैं, पैरासीटामॉल 650 मिलीग्राम, जो कि डोलो के नाम से प्रायः आती है, कैलपॉल नाम से आती है। तो आप डोलो बता देंगे तो उनको लेने में आसानी होती है। तो पैरासीटामॉल 650 मिलीग्राम की जो टेबलेट है वो 6 आवरली देते रहना है। एक बात आप ध्यान रखिए कि पैरासीटामॉल यदि फीवर 1-2 दिन आया और ठीक भी हो गया, तो भी आप पेशेंट को पैरासीटामॉल को चलाते रहिए।
तो अब प्रश्न ये आएगा कि जब फीवर नहीं है तो पैरासिटामॉल क्यों चलाया जा रहा है? इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि पैरासिटामॉल केवल एंटीपायरेटिक नहीं है। पैरासिटामॉल क्या है? एनसेड है, यानी कि वो दवा है जो कि स्टेरॉइड के हार्मफुल इफेक्ट के बिना ही हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। और यहां पर क्या होता है? हाइपर इम्यून रिएक्शन होते हैं। तो पैरासिटामॉल हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको भी मॉड्यूलेट करके रखता है, बीच में कहीं करके रखता है, ना हाइपर होने देता है ना हाइपो होने देता है। इसलिए पैरासिटामॉल का बहुत बड़ा रोल है। तो फीवर आए ना आए उसके बावजूद भी यदि आप पैरासिटामॉल चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आइडियली आपको पैरासिटामॉल 4 बार चलाना चाहिए जब तक कि उसके सिम्टम जाते नहीं है 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में। उसके बाद आते हैं, ये तो हमने वो ड्रग थे, एक एंटीपायरेटिक हमने रख लिया। सबसे पहले इस क्रम में देखिए, याद करेंगे तो याद हो जाएगा। सबसे पहले हमने प्रोफाइलेक्सिस के लिए कि फिर से बीमारी ना हो, आइवरमेक्टिन हमने दे दिया। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन खाने के, रात में खाने के 1 घंटे बाद खूब सारे पानी के साथ, फिर 1-1 हफ्ते के अंतर पे। दूसरा हमने क्या दे दिया? जो वायरस है उसको रोकने के लिए एजिथ्रोमाइसिन हमने शुरू के 5 दिन चला दी, उसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन चला दी, या केवल डॉक्सीसाइक्लिन सुबह शाम चला दी। उसके बाद हमने क्या चलाया? जो बुखार है उसको रोकने के लिए पैरासिटामॉल। और पैरासिटामॉल का दूसरा रोल हमने क्या यहाँ यूज किया? क्योंकि ये एनसेड है तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को भी डाउन करके रखेगा, तो लंग्स में जो इंजरी होने वाली है वो कम होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है कि हम सपोर्टिव मेडिकेशन देते हैं। सपोर्टिव मेडिकेशन में इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए, सारे सेल ठीक से बने, जो टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट तो मैक्रोफेज कन्वर्जन है, ये सारी चीजें ठीक से चले, तो उसके लिए हम विटामिन सपोर्ट करते हैं। विटामिन सपोर्ट में हम क्या देते हैं? विटामिन सी की गोली देते हैं, जो कि विटसी नाम से, लिमसी नाम से, सीविट नाम से, अलग अलग नाम से आती है। इसको आप 1 गोली सुबह 1 गोली शाम, जब तक पेशेंट ठीक नहीं होता तब तक देते रहिए। मल्टीविटामिन कोई भी A to Z नाम से आ जाएगा, किसी भी नाम से आ जाएगा, उसको आप चलाते रहिए। और जो 3rd नंबर पर क्या है सपोर्टिव मेडिकेशन में? विटामिन D3। विटामिन D3 का सबसे अच्छा रोल क्या है? ये प्रूवन रोल है कि यदि किसी को विटामिन डी दिया गया है तो वो पेशेंट जिनमें विटामिन डी कम था उनमें मोर्टेलिटी ज्यादा रही, उसमें सीवियरिटी ज्यादा रही, और जिनका विटामिन डी ठीक था उनमें पेशेंट ज्यादा बचे हैं। तो विटामिन डी बहुत जरूरी है। हमारे दिमाग में क्या रहता है कि विटामिन सी देना है, विटामिन सी का प्रूवन रोल नहीं है, जबकि प्रूवन रोल किसका है? विटामिन डी का है। विटामिन डी का 60,000 पावर का सेसेट आता है, कैप्सूल आता है, उसमें से कोई भी आप पेशेंट को बता दीजिए, अलग अलग नाम से, ऑस्टियोकैल्शियम नाम से, कैल्सिट्राल नाम से, अपराइज D3 के नाम से, और तमाम नामों से इस तरह से ये मार्केट में अवेलेबल रहता है और लोग जानते भी हैं। उसके अलावा आपको 50 मिलीग्राम जिंक देना है। जिंक का रोल हम सभी जानते हैं कि जो हमारा एपिथेलियम होता है कहीं का भी, उसकी रिकवरी के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। और कुछ पेशेंट, ये बात याद रखिएगा, जो उसमें लिखा नहीं है शायद, ये अगले स्लाइड में होगा, कुछ पेशेंट में जो फटीग है बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा थकावट होता है, मसल पेन होता है, बॉडी में पेन होता है, या कहते हैं कि अकड़न लग रही है, शरीर ऐंठ रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको 2 ड्रग ऐड करनी है, वो है कैल्शियम। क्योंकि कैल्शियम जैसे आप देंगे, जो शरीर में टिटैनी है उसको आराम मिलेगा और मसल रिलैक्स होगा। और विटामिन ई हम जानते हैं कि मसल को रिबिल्ड करता है, मसल में जो इंजरी हुआ है उसको ठीक करता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब किसी को आपने इतना बता दिया तो वो जरूर ये पूछेगा कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब कितने दिन बाद हमें इससे ये सारी चीजें करके हमें बाहर निकलना है। तो जो माइल्ड पेशेंट होते हैं, जो पहला सिम्टम अपीयर हुआ, मान लीजिए कि 4 दिन 5 दिन रहा, उसके 4-5 दिन बाद, ये सब व्यवहारिक बात है, इसे रटना नहीं है। या जिस दिन उसका सिम्टम खत्म हुआ उसके 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद आप कहिए, या पहला सिम्टम आया और 2-3 दिन में चला गया तो उससे कहिए कि जो पहला दिन था, जिस दिन आपको सबसे पहला लक्षण आया, उसके 10वें दिन से आप लोगों से मिल सकते हैं या सामान्य जीवन जी सकते हैं। अब किसी का सिम्टम ही 12 दिन यदि है तो उसको आप ऐसा नहीं कह सकते। एक बात और याद रखना है, कोई भी पेशेंट इस समय, चाहे वो कोविड पॉजिटिव आए रिपोर्ट में या कोविड नेगेटिव आए, हमें यह मानकर चलना है कि ये कोविड पॉजिटिव है, क्योंकि इवन RT-PCR की जो सेंसिटिविटी है वो भी 70% से ज्यादा नहीं है। यानी कि यदि सही तरीके से सैंपल कलेक्शन भी किया जाए तो भी 100 में से 30 मरीज पॉजिटिव होने के बाद भी टेस्ट उनको नेगेटिव बताता रहेगा। दूसरा चीज इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, एटलीस्ट 1 डे हैज पास्ड सिंस रिजोल्यूशन ऑफ फीवर विदाउट द यूज ऑफ फीवर रिड्यूसिंग मेडिकेशन। यानी कि बिना पैरासीटामॉल दिए फीवर अपने आप बंद हो चुका है, दवा अब नहीं लेनी पड़ी है, तो उसके
24 घंटे बाद भी आप आइसोलेशन को समाप्त कर सकते हैं। या फिर जो सिम्टम उसको, मान लीजिए खांसी बहुत ज्यादा आ रही थी, तो उसको खांसी में काफी इंप्रूवमेंट हो गया, रिलीफ मिल गया, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत थी, वो अब ठीक हो गया, उसको बहुत ज्यादा थकावट थी, या मसल पेन था, या बॉडी में पेन था, या ज्वाइंट पेन था, उससे उसको राहत मिल गई। यानी या तो सिम्टम चले जाए, या फिर पहले सिम्टम से 10 दिन बीत गया हो, बिल्कुल पेशेंट फिट एंड फाइन हो तो, और उससे महत्वपूर्ण बात क्या बताया गया कि बुखार जो है वो समाप्त हो चुका हो और बिना दवा के भी बुखार ना आ रहा हो, तभी आप आइसोलेशन जो है समाप्त कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हेलो बताइए। सर, अगर कोई कोविड का ही पेशेंट है और उसको हम्म कोविड के साथ प्लूरल इफ्यूजन हो गया हो, हम्म तो फिर उस केस में तो ये आइवरमेक्टिन वगैरह ये तो देंगे ही, उसके अलावा और कौन सी मेडिकेशन दे सकते हैं प्लूरल इफ्यूजन के लिए? पहली बात तो यह है कि प्लूरल इफ्यूजन किसी को होगा तो उसको आप फोन पर ट्रीट नहीं कर सकते। हमें प्लूरल इफ्यूजन यदि किसी में हुआ है तो ऐसे पेशेंट को घर से हॉस्पिटल तक जब वो पहुंच रहा है उसके बीच का ट्रीटमेंट देना है। वो हम मॉडरेट डिजीज पर जब आएंगे तो उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके ओके। हाँ अच्छा, ये अभी तक हम जो सारा सब कुछ पढ़ रहे थे, मेरी स्पीड ज्यादा धीमी तो नहीं है पढ़ाने की? मेरी स्पीड धीमी तो नहीं है पढ़ाने की? No, sir, it's fine. No, sir. ओके 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 ओके, थैंक यू। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क केसेज, यानी कि कोई पेशेंट माइल्ड डिजीज का ही है, मान लीजिए कि उसमें सारे सिम्टम माइल्ड हैं, लेकिन ऐसे क्या लक्षण हो सकते हैं जब जिसकी संभावना ज्यादा है कि वो मॉडरेट या फिर सीवियर डिजीज में लैंड कर सकता है, इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है, उसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए, किसी भी पेशेंट का एज मोर देन 60 ईयर है तो ये हाई रिस्क केस हो सकता है। किसी पेशेंट को, और कोई, इसको आप याद मत करिए, आप वैसे ही सोचिए, ठीक है। ब्रेन में किसी कोई सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज है, ठीक है, तो भी दिक्कत हो सकती है। किसी को मान लीजिए सीए ब्रेस्ट है तो भी दिक्कत हो सकती है। हार्ट से रिलेटेड यानी कार्डियोवैस्कुलर कोई सिम्टम है तो भी दिक्कत हो सकती है। सेरेब्रोवैस्कुलर सिम्टम है तो भी दिक्कत हो सकती है। सीकेडी है, किडनी में कोई डिजीज है। वेसल वाल की बात करें तो किसी को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कैंसर है, प्रेगनेंसी है, ओल्ड एज है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है। आप ऐसे जो भी आप सोचते जाइए, आपको एक एक चीज, किसी को आजमा है, सीओपीडी है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, किसी को इंडोक्राइन डिसऑर्डर है, ये अलग अलग, या कोई इम्यूनोसप्रेशन पर चल रहा है। तो ये सारी चीजें, यानी कि कोई भी और एक चीज उससे जुड़ा हुआ है तो उसको किसी भी आर्गन से, फॉर एग्जांपल ब्रेन के लिए सेरेब्रोवैस्कुलर हो गया, ठीक है, किसी भी आर्गन में कैंसर हो गया। हार्ट के लिए हमने क्या बताया, कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो। वेसल वाल के लिए हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज मेलाइटस हो। किडनी के लिए सीकेडी हो, लीवर के लिए सीएलडी हो। आप ऐसे सोचते जाइए, आपको दिमाग नहीं लगाना है, तो पेशेंट से क्या पूछना है, कोई और डिजीज तो नहीं है जिसका आप लंबे समय से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बस एक क्वेश्चन पूछना है, कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा, जैसे ही आपको मिला कि नहीं ये चीज है, इसको क्रोनिक डिजीज है, अब आजमा है किसी को तो वो बचपन से है, लॉन्ग टर्म है, ठीक है, किसी को सीओपीडी है तो 10 साल से है, 20 साल से है, कोई स्मोकिंग कर रहा है तो ये लंबे समय से कर रहा है, कोई भी, यानी कि आदत आप पूछ लीजिए या फिर कोई भी डिजीज पूछ लीजिए, तो इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये चीज जरूर पूछनी है कि क्या आपको कार्टिकोस्टेरॉइड तो नहीं चल रहा है किसी डिजीज के लिए। तो ऐसे पेशेंट क्या है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, इम्यूनो सप्रेशन हो चुका है, जिनमें कि हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको ड्रग हिस्ट्री लेनी है और एज पूछना है, और लॉन्ग टर्म कोई दवा तो नहीं चल रही है, ड्रग हिस्ट्री पूछना है, डिजीज की हिस्ट्री पूछना है। नेक्स्ट, ये सारे पेशेंट जो होते हैं वो हाई रिस्क केसेस होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बैक करिए, बैक करिए। ठीक है, अब ओपीडी बेसिस पे इन्होंने कहा है, कुछ चीजें बताई हैं कि हम कैसे एक्यूट इलनेस जो है एडल्ट पेशेंट में हम जान सकते हैं।
इसको बहुत ज्यादा आप इसको रटना नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ये सब कुछ कॉमन सेंस से हल करना है, सब कॉमन सेंस की बात है, इसको रटना नहीं है, नोट नहीं करना है बहुत ज्यादा। आप पेशेंट से पूछिए कि आप पहले जैसा काम कर सकते थे क्या अब कर पा रहे हैं, क्या आप डे टू डे जो एक्टिविटी है क्या उसको कर पा रहे हैं? खुद ही पेशेंट बताएगा हाँ या ना, कर पा रहा है कोई समस्या नहीं है, नहीं कर पा रहा है तो निश्चित रूप से ये हाई रिस्क है। आप पेशेंट से पूछिए कि वो सामान्य रूप से जैसे 100 मीटर 200 मीटर चल रहा था तो वो आराम से चलता था क्या? ऐसा तो नहीं है कि अभी वो 10 कदम 20 कदम चल रहा है उसको चक्कर आ जा रहा है। ये आप चीजें पूछ सकते हैं। या तीसरा चीज आप क्या पूछ सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि इधर 2-3 दिन में अचानक आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। पेशेंट कई बार बताते हैं कि 3 दिन पहले मैं बिल्कुल ठीक था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इधर 3 दिन बिल्कुल मेरी हालत खराब हो गई है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कॉमन सेंस से आपको पूछना है। उसके बाद आप और सवाल जो है कि पहले जितना सांस ले पा रहे थे अंदर तक, क्या उतना आप सांस ले पा रहे हैं? सांस जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते थे, रोक सकते थे, क्या उतने देर तक रोक पा रहे हैं? तो ये सारी चीजें जो हैं जिसके द्वारा हम एक्यूट इलनेस का पता लगा सकते हैं। अब जो हमने सबसे पहले कहा था कि सांस लेने में जो दिक्कत होती है, या हमने कहा था माइल्ड डिस्निया की, डिस्निया की जो बात की थी, तो डिस्निया देखिए माइल्ड भी हो सकता है, सांस लेने में यानी थोड़ी तकलीफ हो रही है, मॉडरेट भी हो सकता है, ना बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है ना बहुत कम तकलीफ हो रही है, और सीवियर डिस्निया हो सकता है यानी कि बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। ठीक है, तो कैसे हम इनको पहचानेंगे? पहला है माइल्ड डिस्निया। माइल्ड डिस्निया को ये समझिए कि जब हम फर्श पे चल रहे हैं या सड़क पे चल रहे हैं तब तो दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही हम सीढ़ियों पर चलने लगे या थोड़ा सा तेज चलने लगे या थोड़ा दौड़ने लगे तो पहले की अपेक्षा ज्यादा सांस फूलने लगी, ज्यादा तेज सांस चलने लगी, ज्यादा तेज धड़कन चलने लगी। तो ये माइल्ड डिस्निया। माइल्ड डिस्निया का मतलब क्या है कि जो साधारण एक्टिविटी है उसको कर पा रहे हैं, लेकिन जो जिसमें थोड़ा सा बल की जरूरत है, फोर्स की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, उसको करने में दिक्कत हो रही है। माइल्ड डिस्निया का मतलब फिर से मैं बता रहा हूं, साधारण काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर थोड़ी ऊर्जा की आवश्यकता है वहां पर गांव में जो लोग शब्द यूज करेंगे वो क्या कहेंगे? हफनी छूट रही है। ये शब्द आपको, ये जो गांव की जो भाषा है वो भी आपको सीखनी पड़ेगी। हफनी छूटना जो ये इलाका है वहां पर बोला जाता है। तो ये माइल्ड डिस्निया हो गया। मॉडरेट डिस्निया क्या है? मॉडरेट डिस्निया ये है कि ये आपके डे टू डे एक्टिविटी जो है, यानी आप चल रहे हैं, आप बाथरूम जा रहे हैं, आप किचन जा रहे हैं, आप उठ के थोड़ा सा टहल रहे हैं, उसमें भी दिक्कत जब खड़ी हो गई, सांस फूलने लगी, उस कंडीशन में आप इसको कहेंगे मॉडरेट डिस्निया। और सीवियर डिस्निया क्या है कि अब जब आप शांत बैठे हुए हैं तब भी आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेटे हुए हैं तब भी आप बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, और टॉयलेट जाने में भी आप बिल्कुल बैठ जा रहे हैं, ये सीवियर डिस्निया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको रटना नहीं है, याद नहीं करना है। माइल्ड डिस्निया कॉमन सेंस लगाना है कि साधारण काम कर रहा है लेकिन जिसमें जोर की जरूरत है वो नहीं कर पा रहा है। मॉडरेट डिस्निया क्या है कि साधारण काम कर तो रहा है लेकिन उसको दिक्कत हो रही है। और सीवियर डिस्निया क्या है? साधारण काम बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल बैठ गया है, और जो थोड़ा सा चलना फिरना है वो तो बिल्कुल ही किसी लायक नहीं बचा है पेशेंट हमारा। तो इस तरह से माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिस्निया हम टेली कंसल्टेशन के माध्यम से ऐसे प्रश्न, क्योंकि देखिए हमें पेशेंट देखना नहीं है, हम पेशेंट को छू नहीं सकते, पेशेंट को सुन नहीं सकते, पेशेंट को एग्जामिन नहीं कर सकते, हमें जो कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना है वो सब कुछ टेली कंसल्टेशन से एक्सट्रैक्ट करना है। और टेली कंसल्टेशन से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको पेशेंट की भाषा में क्वेश्चन पूछने आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, अब आते हैं कि सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ कोविड माइल्ड केसेज। माइल्ड केसेज हो, मॉडरेट केसेज हो, माइल्ड केसेज में जिस सेक्टर में हम लोग, जिस एरियाज में काम करने जा रहे हैं वहां पर वो शायद इस मशीन को जानते भी हो, सुनते भी हो, या वहां पर ये मशीन मिल जाए जो वहां के छोटे कस्बे हैं, लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी है। तो पहला तरीका ये है कि हम SpO2 को कैसे, सैचुरेशन जो ऑक्सीजन का है उसको हम कैसे जान सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है, एक्सक्यूज मी सर। ओके, सर आपने कहा पल्स ऑक्सीमीटर यूज करेंगे, लेकिन सर अगर हम टेली कंसल्टेशन पिछड़े इलाकों के लिए करेंगे तो सर वहाँ पे तो मे बी पॉसिबल ऑक्सीमीटर नहीं मिलेगा, तो बस सर वहाँ पे क्या क्राइटेरिया होगा?
हाँ बस उसी का मैं जवाब देने जा रहा था, अब सुनिए आप। ठीक, तो पहले पल्स ऑक्सीमीटर पर भी आपको मालूम होना चाहिए, आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप सभी लोग कुछ लोग आप में से हमें लगता है कि फाइनल ईयर में होंगे, कुछ लोग इंटर्न में होंगे, कुछ लोग फर्स्ट ईयर में होंगे, और हमारे घर में भी पेशेंट हो सकते हैं, हमारे पड़ोस में पेशेंट हो सकता है। तो सबसे पहले अपने लिए जानिए पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करते समय 2-3 बातें ध्यान रखना है। पहला चीज यह है कि पल्स ऑक्सीमीटर की जैसे फिटिंग होती है उस फिटिंग के हिसाब से ही आपको लगाना है। यदि वो लूज रहेगा, आगे रहेगा, तो ऑक्सीजन की रीडिंग सही नहीं देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि फीमेल पेशेंट है, उसके नेल में नेल पॉलिश लगी हुई है, तो पल्स ऑक्सीमीटर हमेशा कम रीडिंग देगा। और ऐसे पेशेंट बहुत सारे हैं जिनका कि ऑक्सीजन लेवल सही था और भाग करके हॉस्पिटल पहुंचाए। तो पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन नापते टाइम में ध्यान रखना है कि नेल पेंट, नेल पॉलिश या कोई कलर नहीं लगा होना चाहिए नेल में जिसमें कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण जाननी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार क्या होता है कि ये पेरिफेरल एरिया है, बॉडी का ये पेरिफेरल एरिया है, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर डाउन होता है। जो कोर बॉडी का टेम्परेचर है और हाथ का जो टेम्परेचर है उसमें अंतर होता है। तो कई बार क्या होता है, यदि हाथ पैर पेशेंट के ठंडे हैं या ठंडे पड़े हुए हैं, उस कंडीशन में यदि आप ऑक्सीजन सैचुरेशन की मॉनिटरिंग करते हैं तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन लेवल कम बताएगा। और सबसे आसान तरीका क्या है कि हमारा पल्स ऑक्सीमीटर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सबसे आसान तरीका यह है कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उसके आप नेल में लगा कर देख लीजिए। कई बार पल्स ऑक्सीमीटर भी खराब क्वालिटी का है, वो बेवजह में 78, 79, 81, 82 बता रहा है और आप परेशान है। तो सबसे पहले उसको रीचेक करिए, एक नॉर्मल इंडिविजुअल में लगाइए, क्या उसका 97, 98, 99 आ रहा है क्या? यदि उसका भी 78 दे रहा है या 70 दे रहा है, इसका मतलब पल्स ऑक्सीमीटर गड़बड़ है। तो आपको 4 बातों का पल्स ऑक्सीमीटर लगाते समय ध्यान रखना है कि पल्स ऑक्सीमीटर जब लगाएं तो उंगलियों में उसकी फिटिंग सही होनी चाहिए। दूसरी बात क्या मैंने बताया, नेल पॉलिश, नेल पेंट नहीं लगा होना चाहिए। तीसरी बात क्या बताया, टेम्परेचर ठीक होनी चाहिए। और चौथी बात, कई बार उसमें जब बनाया गया उसी टाइम गड़बड़ियां रहती हैं, तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल में लगा करके, कम से कम 2 इंडिविजुअल में लगा करके उसको आप चेक कर लीजिए, तब आप ऑक्सीमीटर को सही मानिए। लेकिन हम जिस जगह पर काम करने जा रहे हैं उस जगह पर तो हो सकता है कि ऑक्सीमीटर ना हो, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? उस परिस्थिति में हमें यह करना है कि पेशेंट को, यदि विश्राम अवस्था पेशेंट आराम से लेटा है, पेशेंट जब आराम से लेटा है तब उसका ऑक्सीजन लेवल आप ले लीजिए। उसके बाद पेशेंट को कहिए कि आराम से 6 मिनट चले, बहुत तेज नहीं, तेज चलेगा तो दिक्कत होगी। आराम से 6 मिनट चलना है। उस 6 मिनट के चलने के बाद आपको फिर से सैचुरेशन लेना है, ठीक है। पेशेंट को सबसे पहले, अभी हम पल्स ऑक्सीमीटर कैसे नापेंगे उसी पर है, उस पर भी आएंगे बिना पल्स ऑक्सीमीटर कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि नॉर्मल कंडीशन में हमने ले लिया, उसके बाद जो है उसको 6 मिनट चला करके हमने ले लिया। यदि 3% से ज्यादा गिरावट है तो आप समझ लीजिए कि कुछ न कुछ इवेंट लंग्स में घटना शुरू हो गया है, लंग्स में इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया है, ठीक है। उसके बाद या तो 94 से कम हो जाए, या 98 है तो 95 से कम हो जाए, 96 आ जाए, यानी कि या तो 3 का डिफरेंस आ जाए या फिर 94 से कम हो जाए। ये दोनों कंडीशन में ये जान लीजिए कि ऐसे पेशेंट जल्द ही मॉडरेट डिजीज में लैंड करने वाले हैं। जिन पेशेंट में 6 मिनट चलने के बाद 3% से ज्यादा घट गया या 94 से नीचे आ गया, वो पेशेंट में मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उसके बाद हम आते हैं कि जिन पेशेंट, जब हम जहां पर हैं वहां पर पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है तो हम क्या करें। पल्स ऑक्सीमीटर न होने की दशा में हमें कैसे ये देखना है कि पेशेंट के लंग्स में कोई इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए सबसे आसान तरीका है, पेशेंट से कहिए कि आराम से सिटिंग पोजीशन में बैठ जाए शांति से। उसके बाद हल्की हल्की सांसें ले। उसके बाद अपने सांस को अचानक रोके, और रोकने के बाद ये देखिए कि क्या 20 सेकंड तक, 15 से 20 सेकंड तक वो सांस रोक पा रहा है। यदि वो 15 से 20 सेकंड तक सांस रोक पा रहा है तो इसका मतलब लंग्स में कोई खास इवेंट नहीं है। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि नॉर्मली तो हम 40 सेकंड तक रोक सकते हैं, तो हमें नॉर्मल से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि वायरस है तो कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन होता रहता है। इसलिए आप नॉर्मल 40 सेकंड या 50 सेकंड है उससे आप तुलना नहीं कर सकते। 15 से 20 सेकंड रोक पा रहा है, आप उसको सामान्य मान के चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए।
बुखार की मॉनिटरिंग के बारे में आप जानते हैं कि हर 8 घंटे पर बुखार की मॉनिटरिंग करनी है और उस मॉनिटरिंग के लिए पेशेंट चार्ट बनाएगा। नेक्स्ट हाँ, चार्ट बनाने के लिए यदि उसका SpO2 लेवल नापने के लिए मशीन है तो कोई बात ठीक है, वो SpO2 लिखे। यदि मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, वो केवल ये लिखे कि हम कितने देर सांस रोक सकते हैं। 8-8 घंटे पे वो उन चीजों को नोट करके बताता रहे, ताकि जब अगले दिन आपसे कंसल्टेशन ले तो आपको पैटर्न पता चल सके। ठीक है, देखिए जिस बात को मैं कह रहा था कि किस तरह से हमें नापना है, मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था। देखिए इसमें ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ में क्या है, पहले स्मॉल ब्रीथ इन, सबसे पहले आराम से जो है सांस लेना है, उसके बाद आपको होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपको ये देखना है कि हम कितने टाइम तक होल्ड कर पा रहे हैं। यानी कि जब ये लगने, देखिए कई बार ये होता है कि सांस बिल्कुल टूट रही है, उसके बावजूद भी हम उसको रोक सकते हैं, लेकिन जब सांस टूटना शुरू हो जाए उसी टाइम तक हम उसको मानते हैं। तो ये 20 सेकंड इन्होंने आइडियल दिया है, 15 से 20 सेकंड आप लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट, ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग ज्यादा माइल्ड केसेज में बहुत जरूरी नहीं है। ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग केवल वहां पर कर सकते हैं जहां पर, अच्छा ब्लड शुगर के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं करना है, ये छोटे से छोटे गांव में भी स्ट्रिप इसका अवेलेबल होता है, और जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके पास ऑलरेडी ये सारी चीजें होती हैं। तो वो ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग विशेष रूप से डायबिटीज के पेशेंट में चाहिए, या वो पेशेंट जो मॉडरेट डिजीज में लैंड कर गए हैं और उनको हमने स्टेरॉइड हाई डोज अचानक देना शुरू किया। नेक्स्ट, ठीक 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 ठीक। अब आते हैं कि यूज ऑफ स्टेरॉइड इनहेलर इन माइल्ड केसेज। माइल्ड केसेज में हम कब दें? माइल्ड केसेज में हम वेट करते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इन्होंने 3 दिया है, हम 4 दिन तक वेट कर सकते हैं। किसी का माइक खुला है, उसको बंद कर दीजिए फिर हम पढ़ाएं। ठीक है, ठीक। तो हमें जो है स्टेरॉइड इनहेलर का यूज करना है माइल्ड केसेज में कब? जब 3 दिन तक लगातार लक्षण रहे, तब हमें इसको करना है। और दिन कब से गिनना है? बार बार ये चर्चा हो रही है, बार बार हमने कहा है कि जिस दिन से पहला लक्षण आए, जिस दिन से कांटेक्ट में आए, वो दिन नहीं काउंट होगा। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड का कोई मतलब नहीं है, जिस दिन पहला सिम्टम आया उस दिन से काउंट होना है। तो यदि 3 दिन से ज्यादा लक्षण को हो चुका है, तब आप जो है माइल्ड केसेज में स्टेरॉइड सिस्टमिक नहीं बल्कि आप जो है इनहेलर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जो इनहेलर सबसे आसानी से मिल जाता है वो बुटानॉइड होता है। इसके अलावा जो होता है डोज आप याद कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 400 माइक्रोग्राम का। और यदि ये नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, फोराकार्ट 1 मिलीग्राम BD, या तो आप जो ब्यूडाकार्ट है उसको दे सकते हैं या फोराकार्ट दे सकते हैं। इसका जो डोज है वो 400 माइक्रोग्राम है और फोराकार्ट का डोज जो है 1 मिलीग्राम है। फोराकार्ट याद करना आसान है, मिलना कठिन है। ठीक है, तो और 3 दिन काउंट कब से करना है? जब लक्षण आए। नेक्स्ट, डायरिया के बारे में मैं पहले ही बताया था कि पेशेंट कई बार डायरिया जो होता है उसका भी शिकायत करते हैं, वो मानते हैं कि बुखार है और डायरिया है, कहीं ना कहीं टाइफाइड है। डायरिया का जो ट्रीटमेंट है, आपको नार्फ्लॉक्स TZ या कुछ भी नहीं चलाना है। ये बात ध्यान रखिएगा कि कोविड इंड्यूस डायरिया में यदि आप और एंटीबायोटिक डाल देंगे, पहले से 1-2 एंटीबायोटिक चल रही है, तो वो जो पूरा फ्लोरा है, गट का जो फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और ज्यादा। हमें करना क्या है? हमें 2 चीजें करनी है कि पहला तो जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का जो लॉस हो रहा है उसको बैलेंस करना है। तो जितना वाटर लॉस हो रहा है उतना ही आप ORS के थ्रू उसको रिप्लेस कर देंगे। और पेशेंट को आपको प्रॉपर, जो जैसा पेशेंट आपका है वहां पर आपको प्रॉपरली बताना और समझाना होगा कि एक पैकेट जो ORS है वो 1 लीटर पानी में घोलना है, उसको अधिक से अधिक मात्रा में जल्द से जल्द पी जाना है। उसके अलावा जो दूसरा चीज जो आप ऐड करेंगे वो होगा प्री एंड प्रोबायोटिक। जो डायरिया के केसेज में जो गट फ्लोरा है, यदि उसको भी हम मेंटेन करेंगे तो डायरिया के लिए डबल सपोर्ट मिल जाएगा। तो इसके लिए प्रीटिक्स नाम से कैप्सूल आते हैं, सबसे जो आसानी से कैप्सूल मिल जाता है विजिलेक नाम से मिल जाता है, VIZYLAC, विजिलेक नाम से कैप्सूल मिल जाता है। एक सुबह एक शाम शुरू कर देते हैं तो जो गट का फ्लोरा है वो मेंटेन हो जाता है और कहीं ना कहीं जो डायरिया आराम से ठीक हो जाता है। वैसे कोविड के डायरिया में ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ये डायरिया हार्डली 2 to 3 डेज में
ठीक हो जाता है। बस आपको क्या करना है कि मैंने पहले ही एकदम शुरुआत में बताया था कि यहाँ पर क्या है कि यदि हम वाटर कंटेंट बॉडी में घटेगा तो हर चीज का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। कंसंट्रेशन यदि बॉडी में किसी चीज का इंक्रीज होगा तो उसके रिएक्शन के चांसेस भी इंक्रीज होंगे। तो ऑलरेडी फीवर की वजह से या सांस तेज चल रही है उसकी वजह से वाटर लॉस हो रहा है, और ये डायरिया की वजह से डबल वाटर लॉस शुरू हो गया, तो वो जो मॉडरेट डिजीज या सीवियर डिजीज में या जो थ्रोम्बोसिस के इवेंट होते हैं उसमें लैंड करने की संभावना ज्यादा होती है। तो वाटर रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी है। यह बात याद रखिएगा, हर पेशेंट को यह समझाना आपकी जिम्मेदारी है कि 4 to 4.5 लीटर वाटर इंटेक मस्ट बी मेंटेन्ड, मस्ट बी, ये याद रखिएगा आप लोग। और डायरिया हो गया तो जो 4 to 4.5 लीटर तो चल ही रहा था, उसके साथ 1 लीटर 1.5 लीटर ORS भी करना है। और एक बात मैं और बताता हूं, जो यंग पेशेंट है और डायबिटिक नहीं है तो आप उनमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ग्लूकोज लेकर बीच में पी सकते हैं, उनकी एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है, तो कहीं ना कहीं मेंटल सपोर्ट भी उनको मिलता है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, हाउ टू आइडेंटिफाई मॉडरेटली सीवियर पेशेंट। मॉडरेटली सीवियर पेशेंट क्या है, कोई बताएगा? मॉडरेटली सीवियर, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग चर्चा करते हैं। अभी सीवियर हुआ नहीं है, हाँ बताइए बताइए बताइए। Sir, when symptoms last for more than 6 to 7 days. ओके ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मॉडरेटली सीवियर पेशेंट जो होते हैं, यानी कि सीवियर के शुरुआत में है और मॉडरेट के अंत में है। ये जो स्पेक्ट्रम हमने बनाया, माइल्ड, माइल्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर, सीवियर, तो ये जो सीवियर से जस्ट पहले वाले पेशेंट हैं इनको हम मॉडरेटली सीवियर पेशेंट कहते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया देखिए, 7 क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा गया है। 7 क्राइटेरिया क्या क्या है आप सभी लोग जानते हैं। SpO2, आप में से सबको मालूम है कि SpO2 यदि 92 से नीचे जा रहा है तो ये पेशेंट सीवियर में लैंड करने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है जिसकी बात लगातार हो रही थी, डिस्निया की। डिस्निया यदि, इसको ध्यान सुनिएगा, डिस्निया यदि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, किसी का डिस्निया लगातार बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट एविडेंस ये क्या दे रहा है? इनडायरेक्ट एविडेंस ये दे रहा है कि जो न्यूमोनिया है वो धीरे 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 और लोग को इन्वॉल्व कर रहा है, पेरिफेरी से कहीं ना कहीं इनर साइड में आता जा रहा है। इसीलिए जो ब्रीथलेसनेस है या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है या डिस्निया है या सांस लेने में जो तकलीफ है या जो उनकी भाषा में हफनी है वो धीरे 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 और बढ़ती जा रही है। तो इन पेशेंट पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वो पेशेंट जिनको कि लगातार 5 दिन 6 दिन से बुखार आ रहा है 101 से ज्यादा, वो पेशेंट भी सीवियर में लैंड करने की उम्मीद उनकी ज्यादा है। एक बात अच्छा, काउंसलिंग के लिए बहुत जरूरी है। काउंसलिंग में हमें कभी टेली कंसल्टेशन में निगेटिव काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए। हम यदि आईपीडी में पेशेंट रखे हुए हैं तो वहां पर निगेटिव काउंसलिंग की जाती है। क्यों निगेटिव काउंसलिंग? क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि हर व्यक्ति रिएक्शनरी है, तो वो रिएक्शन करेगा। यदि कोई निगेटिव रिजल्ट आया तो तोड़फोड़ करेगा, तो उसका मन तैयार कराना होता है कि नहीं आपके साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगा, गड़बड़ आपके साथ गड़बड़ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम बता नहीं पाएंगे, संभावना उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन टेली कंसल्टेशन में आपको निगेटिव काउंसलिंग नहीं करनी है। तो जैसे कोई पेशेंट बताए, और एक फैक्ट भी है कि जैसे ही कोई पेशेंट बताए कि हमें खूब बुखार आ रहा है तो हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं बुखार आ रहा है तो अच्छी बात है, परेशान मत होइए, क्योंकि कोविड में जो हाइपॉक्सिया होता है उसको कौन सा हाइपॉक्सिया कहते हैं? हैप्पी हाइपॉक्सिया कहते हैं। मतलब पेशेंट जब आराम से बैठा रहता है, पेशेंट खा रहा होता है, टहल रहा होता है, फिर अचानक हाइपॉक्सिया डेवलप होता है। प्रायः अधिकांशतः ज्यादातर समय बुखार के साथ हाइपॉक्सिया नहीं होता है। जब बुखार जाता है तब हाइपॉक्सिया आता है, होने को हो सकता है, लेकिन ऐसा तो पेशेंट जब कहे बुखार बहुत ज्यादा आ रहा है डॉक्टर साहब क्या करें, तो आपको पॉजिटिव होप क्या देना है कि अरे तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन दवा आप खाते रहिए, जब बुखार आएगा तो समझिए कि आपका ऑक्सीजन डाउन नहीं होगा, परेशान मत होइए। तो आपको पॉजिटिव बातें पेशेंट को बतानी है। नहीं तो आप यदि निगेटिव बातें करेंगे तो पेशेंट कहाँ भाग कर आएगा? हॉस्पिटल आएगा, और हॉस्पिटल में क्या है, जगह नहीं है। अंत में वो पेशेंट जो कि अपने घर पर पर्सनल लेवल केयर पा सकता था, वो हॉस्पिटल पर, सड़क पर हमारे एक निगेटिव काउंसलिंग के कारण मरने के लिए हम छोड़ सकते हैं। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है। तो मॉडरेटली सीवियर के लिए सबसे पहले बुखार काफी दिन से, यानी कि
5 दिन से 1 हफ्ते तक लगातार 101 के ऊपर बुखार मेंटेन है, दवा खा रहा है, बुखार उतर नहीं रहा है, या फिर वो ये कह रहा है कि धीरे 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 1 दिन 2 दिन 3 दिन से हमारा तो जो सांस लेने की दिक्कत हो बढ़ती ही चली जा रही है। या तीसरी बात क्या है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 के नीचे आ गया। उसके बाद हमने तीसरा चीज क्या है, सांस लेने की जो दर है, रिस्पिरेटरी रेट है, वो बढ़ गई। और रिस्पिरेटरी रेट किससे ज्यादा बढ़ गई? नॉर्मली हमारा 18, 19, 20, 16, 17, 18, 19, 20, तो इस तरह से हमारा रिस्पिरेटरी रेट रहता है। रिस्पिरेटरी रेट लेकिन बढ़ करके ये 28, 29, 30 और उसके ऊपर निकल गई, तो हमें कुछ ना कुछ वरीसम होने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत है। तो रिस्पिरेटरी रेट हो गया दूसरी चीज। तीसरी चीज, उसके अगली चीज क्या है, डायरिया। लेकिन डायरिया के बारे में समझ लीजिए कि डायरिया में यदि वाटर रिप्लेसमेंट आप तुरंत कर देंगे, डायरिया शुरू हुआ और तुरंत हुआ और आपने तुरंत वाटर रिप्लेसमेंट कर दिया, तो डायरिया 2 दिन के भीतर ठीक हो जाएगा। तीसरी चीज क्या है, डिजीनेस। डिजीनेस हम सभी जानते हैं कि चक्कर सा आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं जो है, जो मानसिक स्थिति है, पेशेंट कंफ्यूजन में चला गया है, पेशेंट को समझ में कोई चीज नहीं आ रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइपोक्सिया हो रहा है, इसीलिए ब्रेन को ऑक्सीजन बाकी ऑर्गन से ज्यादा चाहिए, तो ये कंफ्यूजन और डिजीनेस शुरू हो जाती है। तो आप इसको, मैं फिर से इसको पढ़ा दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए। फीवर लंबे समय तक आ रहा हो और न ठीक हो रहा हो, पहला चीज। दूसरा, उसकी जो डिस्निया है या हफनी है वो बढ़ती चली जा रही हो, सैचुरेशन 92 से नीचे गिर रहा हो, रिस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा हो, डायरिया हो गया हो और वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा हो, और साथ ही डिजीनेस और कंफ्यूजन की स्थिति हो जाए, तो यहां से आपको तुरंत सक्रिय हो जाना है और ये बताना है। ऐसे पेशेंट को आप घर पर जो ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसको देना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आपको ये सूचना मिली कि किसी का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है 90 आ गया, तो आप तुरंत उसको बताइए कि गांव में कौन सी दवाएं मिलती हैं, स्टेरॉइड के नाम पे डेकाडान नाम से मिलती है। गांव के प्रोविजनल स्टोर पे, परचून के दुकान पे, पंसारी के दुकान पर तक ये टेबलेट अवेलेबल होती है 0.5 मिलीग्राम की। आप जैसे ही पता चले कि 85, 88, 86 कुछ है, आप तुरंत पेशेंट को कहिए कि आप हॉस्पिटल के लिए तैयारी करिए। आपको क्या कहना, पहला चीज, हॉस्पिटल के लिए तैयारी करिए। हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो ऑक्सीजन सिलेंडर खोजने निकल जाइए एक व्यक्ति। लेकिन इन दोनों से पहले, हॉस्पिटल जाने से पहले और ऑक्सीजन सिलेंडर खोजने से पहले, डेकाडान 0.5 मिलीग्राम, डेकाडान 0.5 मिलीग्राम की 12 गोली एक साथ खिला दीजिए, यानी 6 मिलीग्राम देना है। और जिन कंडीशन में पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं वहां पर 6 मिलीग्राम का डेक्सा टेबलेट नहीं मिलती है, क्योंकि ये प्रायः जो मल्टीपल माइलोमा या अदर कैंसर होते हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है या NHL होता है, वो यहाँ पर इतने हाई डोज में यूज होते हैं। यानी कि हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी में डेक्सा इतने हाई पावर में यूज किया जाता है, इसलिए इस 6 मिलीग्राम का टेबलेट नहीं मिलेगा। तो आपको यही बताना है कि डेकाडान जो 0.5 मिलीग्राम की आती है, उसके 12 टेबलेट पेशेंट को सबसे पहले दीजिए। पेशेंट को उल्टा लिटाइए प्रोन पोजीशन में, फिर उसके बाद ये दोनों काम करने आप जाइए। उसके बाद जिन पेशेंट को दमा की दिक्कत है और काला दमा यानी COPD, बीड़ी पीने वाले जो पेशेंट है लंबे समय तक, सिगरेट पीने वाले जो पेशेंट है लंबे समय तक, उनको पता होता है कि हाँ मुझे काला दमा है या COPD, वो जानते हैं। तो जैसे ही पेशेंट बताए, पेशेंट से ये भी पूछना आपको दमा तो नहीं है। यदि दमा है तो बहुत तेजी से सारे सिम्टम गड़बड़ होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लंग्स में बहुत ज्यादा इंजरी हो चुकी होती है, लंग्स की कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसलिए आजमा की हिस्ट्री लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये आप लोग, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर पेशेंट जब हम देखेंगे तो हॉस्पिटल में जगह नहीं है, तो हॉस्पिटल में जब जगह नहीं है तो ये मॉडरेटली सीवियर जो पेशेंट हैं उनको हो सकता है हमें घर पर ही मॉनिटर करना पड़े, क्योंकि हम इस समय हमारे देश में जो परिस्थिति है ये आपातकालीन परिस्थिति है, इमरजेंसी कंडीशन, और इमरजेंसी कंडीशन में मर्यादा नहीं देखी जाती है, नियम कानून नहीं देखा जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑल और नन लॉ फॉलो नहीं होता है। यानी कि ट्रीटमेंट मिलेगा तो पूरा मिलेगा, अस्पताल में मिलेगा, नहीं तो मरने के लिए छोड़ देंगे। और यदि मरने के लिए छोड़ना है तो टेली कंसल्टेशन कोई आवश्यकता नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो पेशेंट को मरने के लिए नहीं छोड़ना है। पेशेंट ठीक है, ऑक्सीजन के लिए लगा हुआ है, आपने डेकाडान दे दिया कि हाँ डेकाडान आप खाओ, वो खा लिया। उसके बाद आपको मॉनिटर कैसे करना है? मॉनिटर करना है रेस्पिरेटरी रेट के थ्रू कि 24 से ज्यादा तो नहीं है, SpO2 93 से कम तो नहीं है, दोनों में से कोई भी यदि एक है तो इस तरह से आप मॉनिटर कर सकते हैं, जिसको हमने पहले ही बताया है।
एक चीज और आपको ध्यान रखना है, कई बार पेशेंट आपसे जब एक दो बार बात करते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाते हैं, जहाँ केवल या घर पर ऑक्सीजन ले आते हैं, तो पूछते हैं डॉक्टर साहब ऑक्सीजन कितना मेंटेन करके रखें। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि लेस देन 92 यदि ऑक्सीजन मेंटेन करके रखे हैं तो कहीं ना कहीं लंग्स की जो इंजरी है या जो लंग्स की फिजियोलॉजी है, बॉडी की फिजियोलॉजी है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं। और यदि आप 96 से ज्यादा ऑक्सीजन लेवल करना चाहते हैं तो आप इतना ज्यादा प्रेशर देते हैं लंग्स को कि लंग्स में मैकेनिकल इंजरी हो सकती है। तो 92 से कम होगा तो फिजियोलॉजिकल इंजरी होगी, और 96 से ज्यादा होगा तो मैकेनिकल इंजरी होगी। तो पेशेंट को जो ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे लेते आया, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिला, तो आपको ये बताना है कि आपको 92 मेंटेन करके रखना है ताकि उसका ऑक्सीजन ज्यादा समय तक चले। टारगेट जो है वो 92 आपका होना चाहिए। और सीओपीडी का पेशेंट है, आजमा का पेशेंट है, तो निश्चित रूप से आप 4-5 उसका कम ही होता है, तो उतना ही आप घटा देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इन पेशेंट को आपको स्टेरॉइड शुरू कर देना है। स्टेरॉइड के मैंने बताया मेड्रॉल यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीडी डोज में आपको शुरू करना है। डायबिटीज पेशेंट है तो जो ब्लड शुगर उसकी मॉनिटरिंग के साथ डोज घटाना बढ़ाना होता है, या इंसुलिन सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन मेड्रॉल गांव में मिलना थोड़ा कठिन है, तो आपको जो ड्रग याद करना है, पहली बार जैसे ही लक्षण आए तो डेकाडान 0.5 मिलीग्राम की 12 गोली तुरंत दे देनी है, और नेक्स्ट डे से क्या करना है, डिवाइडेड डोजेज में, यानी 6 टैबलेट सुबह और 6 टैबलेट रात में, ये आपको शुरू कर देना है। और दूसरी बात क्या है, हमें स्टेरॉइड दे क्यों रहे हैं या हाई डोज में पैरास्टामोल दे क्यों रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि साइटोकाइन स्टार्म होता है, इतने ज्यादा इंटरल्यूकिन और साइटोकाइन रिलीज कराता है कोविड-19 का जो ये वायरस है, कि वो सारे एक हाइपर इम्यून सिचुएशन आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम स्टेरॉइड देकर के और एनसेड देकर क्या करते हैं, उस इम्यून हाइपर इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे लोअर साइड में रखते हैं। लेकिन मान लीजिए कि ये हाइपर इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो ही गया और कैस्केड जो साइकिल है उसमें लैंड कर गया, तो उससे भी बचाने के लिए तो चाहिए, यानी कि डबल प्रोटेक्शन लेकर चलते हैं। पहला प्रोटेक्शन ये है कि वो रिएक्शन होने ना पाए हाइपर इम्यून का, वो उसके लिए हम पैरास्टामोल हाई डोज में चला रहे हैं और स्टेरॉइड चला रहे हैं। और यदि वो हो गया तो उस घटना यानी कि जो थ्रोम्बोसिस होने वाला है पूरे बॉडी में, उसको कैसे रोकें, उसके लिए एंटीकोगुलेशन दिया जाता है। इसके लिए 2 इंजेक्शन जो हर जगह मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है, ल्यूपिनेक्स या क्लेक्सन नाम से, क्लेक्सन या ल्यूपिनेक्स नाम से अवेलेबल है। इसका 4000 यूनिट या 0.4 ml ये इंजेक्टेबल होता है, इंजेक्शन के फॉर्म में ही आता है। इसको लगाने का तरीका ज्यादातर लोग जानते हैं। आपको पेशेंट को वीडियो कॉल पर बताना है, क्योंकि आप जिन परिस्थितियों में काम करने जा रहे हैं वहां पेशेंट के पास हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो सारा इलाज हो सकता है घर पे करना पड़े। तो इस तरह से आप पेशेंट को बताएंगे, पेशेंट से कहेंगे कि पेट को ऐसे पकड़ना है, ऐसे, और इंजेक्शन को ऐसे लगाना है वर्टिकली, पेट को ऐसे पकड़ना है और वर्टिकली लगाना है। तो पेशेंट ये चीज घर पर कर सकता है, हॉस्पिटल में नहीं आएगा। हमारा इनडायरेक्ट रोल ये है कि हमें हॉस्पिटल का लोड भी घटाना है, तो एंटीकोगुलेशन कर देंगे। पहला चीज हमने एक एक तरफ से चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हाइपर इम्यून सिस्टम जो है, हाइपर इम्यून स्टेट ना आने पाए उसके लिए स्टेरॉइड दे दिया, एनसेड दे दिया। यदि वो आ गया और रिएक्शन शुरू हो गया तो उसके लिए एंटीकोगुलेशन दे दिया। और तीसरा चीज हमने क्या किया, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करके रखना है ताकि जो फिजियोलॉजिकल इंजरी की हमने शुरू में बात की थी वो ना होने पाए। तो उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर जब तक व्यवस्था करेगा, उसके पहले हमें क्या करना है कि पेशेंट को ये कहना है कि पेट के बल लेटना है, पेट के बल लेट करके गहरी सांसें लेनी है। एग्जैक्टली यही टर्म आपको कहना है कि पेट के बल तकिया लगाकर, यानी कि कुछ सीने पे तकिया लगाना है, कुछ पेट पे तकिया लगाना है, एक तकिया 4-5 तकिया लगा करके लेट जाना है और गहरी गहरी सांसें लेनी है। एक ही पोजीशन में पेशेंट नहीं रह पाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज यह है कि कुछ पेशेंट लगातार केवल एक परिस्थिति में लेटे हुए हैं, तो होगा क्या कि जो सारे केमिकल हैं एक जगह इकट्ठा होते जाते हैं, और जैसे जैसे केमिकल का कंसंट्रेशन एक जगह बढ़ता जाएगा, एक ही करवट यदि पेशेंट लेटा है तो रिएक्शन की संभावना भी बढ़ती जाएगी। तो आपको पेशेंट को यह भी बताना है कि पेट के बल लेटे रहना है ज्यादा से ज्यादा, उसके बावजूद कभी दाएं करवट, कभी बाएं करवट, कभी सीधा, कभी उल्टा, यानी कि अपने पोजीशन को लगातार चेंज करते रहना है ताकि वो सब्सटेंस एक जगह इकट्ठा ना होने पाए और वो रिएक्शन ना होने पाए। तो आपको प्रोन पोजीशन में पहला तो पेट के बल तकिया लगाकर लेट करके गहरी सांसें लेनी है, ऑक्सीजन जब तक आएगा तब तक ये करना है। और दूसरी चीज, लगातार करवट को बदलते रहना है, ठीक है। और उसके अलावा सीटी स्कैन की बातें भी आप बता सकते हैं, लेकिन जहां पर हम लोग काम करने जा रहे हैं वहां पर सीटी स्कैन हो पाए ये बहुत ही थ्योरेटिकल बात हो जाएगी।
तो जो साथ ही साथ आप इन्हीं के साथ जो टेस्ट भेज सकते हैं वो सी रिएक्टिव प्रोटीन, आप सभी लोग जानते हैं, मैं फिर भी उसको दोहरा रहा हूं कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, देखिए यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो सी रिएक्टिव प्रोटीन, इंटरल्यूकिन 6, सीरम एलडीएच, डी डाइमर, एक्सरे, सीटी स्कैन सारा लिखा है। लेकिन हम जिस कंडीशन में काम करने जा रहे हैं वहां पर केवल इसमें से 3 टेस्ट अवेलेबल होंगे। पहला सीआरपी अवेलेबल होगा, दूसरा सीरम एलडीएच अवेलेबल होगा और तीसरा एक्सरे अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं करा पा रहे हैं तो सीआरपी, सीरम एलडीएच करा के देख सकते हैं और ये बहुत ज्यादा हायर साइड की तरफ है, तो आपको स्टेरॉइड, केवल स्टेरॉइड फिर बढ़ाना पड़ेगा। स्टेरॉइड कई तरीके से देना है। पहला तरीका क्या है कि हमने जो डेकाडान था वो उसको हम दे रहे हैं, दूसरा हमने क्या बताया था, बेडोसोनाइड और फोराकार्ड दे रहे थे इनहेलेशन के लिए, और यदि कंडीशन सीरियस हो रही है और हॉस्पिटल में बेड नहीं है तो हम यहां तक कि 250 मिलीग्राम मेथाइल प्रेडनिसोलोन आईवी तक जा सकते हैं। लेकिन उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, उसमें जो एक्सपर्ट कमेटी होगी उससे एडवाइज करके आपको करना होगा। अभी एक बीच में क्वेश्चन आया था कि मेडिको लीगल इशू हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं मेडिकल लीगल इशू, लेकिन आपके साथ इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो ब्लॉक के लेवल पर टीम होगी उसके साथ हर टीम के साथ 2 टेली कंसल्टेंट, यानी कि जो जिसके लिए भारत सरकार और नेशनल मेडिकल काउंसिल ने मान्यता दी है, एनएमसी ने मान्यता दी है, 2 लोग वो रहेंगे और उनके ऊपर भी एक डॉक्टर जो कि एमबीबीएस बीडीएस होंगे वो होंगे और उसके ऊपर भी एमबीबीएस एमडी होंगे। तो आप राय जो दे रहे हैं वो उनके हिसाब से राय दे रहे हैं, जिम्मेदारी ऊपर वालों की होगी, आपकी नहीं होगी। नेक्स्ट, प्रोनिंग के लिए जो मैंने बताया था वही सारी चीजें इस फोटो में बनी हुई हैं। फिर अगले स्लाइड में आप देख रहे हैं किस तरह से, पहले तो उन्होंने बताया तकिया लगा करके सांसें लेनी है गहरी गहरी, फिर उसके बाद इन्होंने बताया करवट बदलते रहना है। नेक्स्ट, सावधानी क्या है, खाने के 1 घंटे बाद प्रोनिंग करना है, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, साधारण बातें हैं। एक दिन में 16 घंटे तक अलग अलग पोजीशन में प्रोनिंग कर सकते हैं, कभी दाएं करवट लेट लिया, कभी बाएं करवट लेट लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, इसमें कुछ खास नहीं है। क्या ये आखिरी स्लाइड है? मैं 2 मिनट लगता है लेट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, डिस्कस टेली कंसल्टेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक। पहले तो आपको देखिए जो हम काम कर रहे हैं उसका डेटा भी होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम जिन मरीजों को हम देख रहे हैं, कुछ नहीं, एक आदत डेवलप करें। मेरे अंदर ही वो आदत नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब आप चाहेंगे तो हो सकता है मैं आपसे सीख जाऊं। पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट का एज क्या है, पेशेंट मेल है फीमेल है, पेशेंट का मोबाइल नंबर क्या है, पेशेंट का एड्रेस क्या है, पेशेंट का यानी जो बेसिक चीजें हैं वो पेशेंट से जरूर पूछिए। पेशेंट से आपका क्या नाम है, पहला प्रश्न होना चाहिए, क्या नाम है, कितनी उम्र है। ठीक है, कुछ ही नाम ऐसे होते हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है कि मेल है कि फीमेल है। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर हमारे पास आ ही जाएगा। उसके बाद हमें जो पहला क्वेश्चन पूछना है वो है कि इसमें जो लिखा है उससे इतर मैं बता रहा हूँ, आप सीधे पूछिए कि सर्दी, एकदम आपको फ्लो में मालूम है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, शरीर में दर्द, बदन में दर्द, डायरिया, इसमें से कुछ है क्या? जैसे आप देखते हैं ना सब्जी बेचने वाले बोलते हैं, उस तरह से आपकी आदत हो जानी चाहिए कि सर्दी खांसी जुकाम बुखार, शरीर दर्द, सर दर्द, जोड़ों में जकड़न, शरीर में अकड़न, क्या इनमें से सांस लेने में दिक्कत, कोई सिम्टम है क्या? तो पेशेंट अपने आप बताएगा कि ये दिक्कत है। साथ ही आपको अगला क्या करना है, यदि प्रेग्नेंट फीमेल है तो आपको उसका ट्रीटमेंट नहीं करना है, सीधे ऊपर आपको बताना पड़ेगा। और पीडियाट्रिक पेशेंट है वहां भी आपको नहीं छूना है। पीडियाट्रिक पेशेंट का मतलब, यदि आप देख लीजिए, यदि मान लीजिए कोई बच्चा या बच्ची है 14 साल की ही है या 13 साल की है और उसका वेट 50 kg के आसपास है तो कोई इशू नहीं है। अब कोई 40 से यदि कम वेट का है, यानी ये सब कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। और साथ ही आपको पेशेंट को पॉजिटिव बातें करनी है, यानी जब आप फोन रख रहे हैं उसके पहले आपको कहना है चिंता मत करिए, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुतों के साथ हो रहा है, आप नए नहीं है, अधिकांश लोग ठीक हो रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, अच्छे से खाते पीते रहिए, ध्यान रखिए। पॉजिटिव, ये केवल आपके आज काम नहीं देगा, आपके जीवन भर ये स्किल काम देने वाला है। यदि आपको ये लगता है कि मैं केवल इस कोविड में सीख लिया और इसी में काम देगा, ये जो स्किल है, क्योंकि अल्टीमेटली आप सभी लोग मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं और मेडिकल प्रोफेशन 50% जो होता है साइंस होता है और 50% सोशल साइंस होता है। यदि सोशल साइंस को हम नहीं जानेंगे तो ये जो साइंस है वो किसी काम का नहीं, और साइंस को हम नहीं जानेंगे तो सोशल साइंस किसी काम का नहीं। जब इसका प्रॉपर मेल होगा, 50% सोशल साइंस की नॉलेज और 50% साइंस की नॉलेज, जब दोनों को आप जोड़ेंगे
तब जब आप कम्युनिकेशन करेंगे, उसके बाद जो आपका इंटरेक्शन होगा, जो रेपो होगा, मरीज के मन में आपके प्रति जो श्रद्धा होगी, आस्था होगी, निष्ठा होगी, वो उसके बाद डेवलप होती है। ये एक समय है जिसको आप यूटिलाइज करिए। इसको ये मत मानिए कि इसका फोन आ रहा है यार मुझे परेशान कर रहा है, वो आपको सिखा रहा है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि बाहर जो बड़ी कंट्रीज हैं आर्थिक रूप से, वहां पर पेशेंट जो मेडिकल स्कूल्स में आते हैं, वो जो डॉक्टर होते हैं वो खुद ही पेमेंट करते हैं, इंस्टीट्यूट पेमेंट करता है उनको, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर सीख रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो आप ये मान करके, और दूसरी बात, आप जिस प्रोफेशन में हैं, जैसे एक सैनिक युद्ध के समय ये नहीं कह सकता कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, जैसे एक इलेक्ट्रीशियन 33,000 किलोवोल्ट का यदि वायर जा रहा है उस पर वो नहीं कह सकता हम नहीं ठीक करेंगे, उसकी जिम्मेदारी है। उसी तरह से महामारी में भाग नहीं सकते, आपकी जिम्मेदारी है, आपका काम है, और ये उम्र है काम करने का। यदि इस उम्र में आप भागना शुरू करेंगे तो जीवन भर भागते रहेंगे अपनी जिम्मेदारियों से। अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, अपने आप को ठीक रखते हुए, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है, उसका पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करना आपकी ड्यूटी है। और ये ड्यूटी की आदत एक बार यदि डेवलप हो जाएगी तो पूरी जिंदगी ये जो आपका प्रोफेशन है वो आपकी हॉबी बन जाएगी, और उसी से आपको आनंद मिलेगा, उसी से आपको सुकून मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यानी कि यदि हम पेशेंट नहीं देख पाते हैं तो मुझे होता है कि आज का मेरा दिन अच्छा नहीं गया, उससे हमारे सैलरी में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन आपको सीखना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी है इस प्रोफेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर। ओके सर मेडिकल लीगल इशू एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, मेडिकल लीगल इशू इसलिए नहीं होगा कि हम लोगों ने, शायद आप लोगों को, बहुत लोगों को पता भी होगा कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया है, उसके पहले हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन यूथ ऑफ मेडिकोज ने माननीय प्रधानमंत्री जी को ये पूरा जो हम लोग करने जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने पिछले सैटरडे को प्रेजेंट हुआ है। ये आप लोग को खुशी होनी चाहिए कि आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल, लीजिए पूरी बात, नेशनल मेडिकल काउंसिल से इसीलिए चूंकि परमिशन नहीं थी। पहली बात तो यह है कि आप देखेंगे इंडिया में कहीं टेलीकम्युनिकेशन के लिए बहुत कागजी काम हुआ ही नहीं है, तो वहां से एनएमसी से ऑलरेडी परमिशन लिया जा चुका है फाइनल ईयर के लिए। और फाइनल ईयर का डिफिनीशन होता है फाइनल ईयर पार्ट 1 एंड पार्ट 2, यानी जो लोग ईएनटी, आपथा और एसपीएम का एग्जाम देने वाले हैं, और जो लोग मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडिया का एग्जाम देने वाले, सारे फाइनल ईयर में आते हैं। तो जो हमारे बीएएमएस के बच्चे होंगे, बीडीएस के बच्चे होंगे, एमबीबीएस के बच्चे होंगे, बी फार्मा के होंगे, डी फार्मा के होंगे, बीएचएमएस के होंगे, बीयूएमएस के होंगे, वो यदि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है तो वो डॉक्टर नहीं है, वो टेली कंसल्टेंट नहीं है, वो कोविड केयर प्रोवाइडर हैं। उनको अल्टीमेटली हर टीम के साथ 2 हम टेली कंसल्टेंट, जिनको कि एनएमसी ने मान्यता दी है, वो आपके साथ रहेंगे, आपके टीम में रहेंगे। आपका अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा हर ब्लॉक का, क्योंकि हमें हर ब्लॉक में जाना है, 69 ब्लॉक्स हैं। हर ब्लॉक में हम 2 आपको टेली कंसल्टेंट देंगे। हर ब्लॉक पर एक एमबीबीएस या बीडीएस जो कंप्लीटेड हैं, एक वो कंसल्टेंट देंगे जो ऑथराइज्ड हैं। उसके बाद हर तहसील पर हम एक एमडी डॉक्टर देने वाले हैं। तो आप उसकी चिंता मत करिए, गवर्नमेंट से ऑलरेडी इसकी परमिशन है, पीएमओ से हम लोग की सारी परमिशन है, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आप राय नहीं देने वाले हैं, राय जो ऑथराइज्ड हैं वो लोग दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहर लगा होता है ना ओपीडी में प्रोफेसर का, लेकिन जार लिख रहा होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन। हमें लगता है कि जो बातें थी वो क्लियर हो गई हैं, और आप लोग अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि हमने ठीक पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, वो आप लोग को ज्यादा पता होगा, हमसे जितना बन पाए उतना हमने। सर, हाँ बताइए। सर ये जो कॉम्पोजिशंस आपने बताए हैं दवाइयाँ, मेडिकेशंस देने के लिए, सर उनका अगर ब्रांड नेम मिल जाता जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो तो सर अच्छा रहेगा, क्योंकि बीइंग इन सेकेंड ईयर हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में इतना पता नहीं है सर। मिल जाएगा। नेक्स्ट, थैंक यू विवेक, ये सब नोट करते रहिएगा। हेलो बॉस। हाँ बताइए। हेलो, हाँ बॉस, मैं ये कह रहा था कि अगर कोई पेशेंट है जो टाइफाइड का ट्रीटमेंट ले रहा है ऑलरेडी, उसका हाँ, मतलब उसने हमसे बात की, तो उसका टाइफाइड का ट्रीटमेंट हमें बीच में बंद करके कोविड का शुरू कर देना है, या उसको में जो एंटीबायोटिक्स चल रही हैं उसका ट्रीटमेंट उसी पैरेलल चलते रहने दीजिए। यदि वो एजिथ्रो और डाक्सी में से कुछ ले रहा है उसके ट्रीटमेंट में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं ले रहा है तो दोनों में से कोई ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमें एजिथ्रो और डाक्सी का यहाँ इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एंड
जो एंटीवायरल इफेक्ट है उसको हमें लेना है, तो वो आप ऐड कर दीजिए। आप उसको हटाइए नहीं तो वैसे वो भाग जाएगा, क्योंकि जिस डॉक्टर के पास वो सामने जाकर बात किया है उसके प्रति उसको जी ज्यादा विश्वास है। ठीक है। जी जी जी। हाँ सर आपने बताया था कि जब शरीर में अकड़न हो रही है तो आपने 2 एक्स्ट्रा मेडिकेशंस बताई थी, उनका नाम रिपीट कर दीजिए। उसका नाम देखिए, शरीर में अकड़न हो रही है यानी ये क्या है, टिटैनी है। टिटैनी किस क्यों हो रहा है, कैल्शियम की कमी से हो रहा है। तो आप कैल्शियम की कोई भी गोली अवेलेबल हो, सेलकैल नाम से प्राय अवेलेबल होती है, कैल्सिया D3 के नाम से अवेलेबल होती है, ऑस्टियोकैल्शियम के नाम से अवेलेबल होती है। तो आप कैल्शियम 500 BD, कैल्शियम 500 BD शुरू कर दीजिए, और साथ ही मसल को रिबिल्ड होने के लिए जो विटामिन ई होती है, जो कि एवियन LC या एवियन के नाम से आती है, उसका 400 का BD डोज, यानी कि 500 सेलकैल, 400 एवियन विटामिन ई आपने शुरू कर दिया BD डोज में। नेक्स्ट। सर बहुत बार मैंने सुना है सर कि बुखार आ रहा है उसके बाद बहुत कमजोरी हो जाती है, शरीर दर्द होता है, तो ऐसे केसेस में क्या करना सर? बहुत ज्यादा यदि पेशेंट को दर्द हो रहा है तो आप अल्ट्रासेट या ट्रामेडॉल जिसको हम कहते हैं वो दे सकते हैं। डिस्प्रिन एस्प्रिन ये नहीं देना है, क्योंकि क्या होता है कि कोविड इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, कोविड की वजह से प्लेटलेट डिफिशियंसी भी कई बार होती है। उसमें यदि हम डिस्प्रिन एस्प्रिन दे देंगे तो क्या होगा, कोविड और डिप कर जाएगा, और कई बार एंटीकोगुलेशन पर भी पेशेंट है तो ये अल्टीमेटली ब्लीडिंग की तरफ लीड कर जाएगा, ब्रेन हेमोरेज हो सकता है और कहीं और हेमोरेज हो सकता है। तो बहुत ज्यादा शरीर दर्द है, आपको काउंसिल करना है, और ये पेशेंट, हर पेशेंट को बताना है कि 3 हफ्ते में ठीक होगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई पेशेंट कहेगा बहुत दर्द है तो ये नहीं कि आप ट्रामेडॉल देना शुरू कर दीजिए, आप बताएंगे कि बहुत ये नॉर्मल है, बहुत अच्छी बात है, और दर्द हो रहा है तो समझिए कि सांस नहीं फूलेगा। यानी आपको ये सब बातें बतानी है और ये कहना है 3 हफ्ते आप वेट करिए। पेशेंट कई बार कहता है कि बिल्कुल कमजोरी लग रही, उठा नहीं जा रहा, आपको कहना है कि 3 हफ्ता लगेगा। फिर शुरुआत में मैंने क्या कहा था, इसके पेशेंट बहुत शिकायत कर रहे हैं कि कफ चिपका रहता है और इतना खांसते हैं पसलियां हिल जाती हैं। आपको क्या कहना है कि आप जो है नमक पानी से गार्गल करते रहिए, अपने आप ठीक होगा, भाप लेते रहिए, 3 हफ्ते का समय लगेगा, आपको ये बताना है बात। ठीक, बहुत ज्यादा दिक्कत है तो ड्राई कफ के लिए कोरेक्स, म्यूकोड्रिल डी, कोई भी आप कफ सिरप ड्राई कफ का चला सकते हैं, जो भी उसका मार्केट में अवेलेबल हो। नेक्स्ट। सर टैबलेट का नाम क्या बताया था आपने? किस टेबलेट का? अभी बदन दर्द में सर। ट्रामेडॉल, ट्रामेडॉल, ट्रामेडॉल। डिस्प्रिन एस्प्रिन नहीं देना है, ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट। हमें लगता है कि अब लगभग सारे क्वेश्चन आ गए, अब हम इस सेशन को बंद करें। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर पाए अगली बार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, फिर सबको शुभ रात्रि। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आप लोग सुरक्षित रहेंगे। आपको धीरे धीरे सबको ब्लॉक हम लोग अलर्ट करते जाएंगे, कल परसों तक ये सारा हम लोग काम कर लेंगे। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, आप लोग सुरक्षित रहेंगे, सब कुछ ठीक होगा।